हाय एवरीवन, हम बात कर रहे हैं एक कंप्लीट स्ट्रेटजी सीसेट की। सबसे पहले तो होली का त्यौहार बहुत नज़दीक है और मुझे लगता है कि जो लोग इस बार तैयारी कर रहे होंगे, जिन लोगों को एग्ज़ाम इस बार देना है यूपीएससी का या कोई और पीसीएस का, शायद थोड़ा सा माहौल ऐसा होगा समाज का, सोसाइटी का, अड़ोस पड़ोस का, कि पढ़ने में मन थोड़ा सा कम लग रहा होगा और लग रहा होगा कि दुनिया वाले कुछ अलग एंजॉय कर रहे हैं। तो ये उनका हर साल का ही है, आप उससे घबराए नहीं। आपको अपना फोकस देखना है, आपको अपना टारगेट देखना है, आपको अपना लक्ष्य देखना है कि हमें तो तैयारी करनी है। और हमारे लिए होली और दिवाली उस दिन होती है जिस दिन स्क्रीन पर नाम आ जाता है। इसलिए जिन लोगों के माइंड सेट में बिल्कुल भी थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मैं फिर रिपीट कर दूं कि वो बार बार दोहराए कि अभी उन्हें बहुत पढ़ना है, अभी उन्हें बहुत तैयारी करनी है, अभी उनके लिए बहुत ही ज्यादा तैयारी का समय है। और ये बहुत बेहतरीन समय होता है क्योंकि इस समय ना तो गर्मी बहुत ज्यादा है ना ठंड, आपको पढ़ने का पूरे दिन भर मन लग सकता है। इसलिए इस बार की मैं तैयारी में कह दूं कि अगर ये समय आपने बेहतरीन तैयारी कर ली तो आपका जो रिजल्ट है बहुत ही बेहतर तरीके से परिवर्तित हो सकता है, बहुत ही बेहतर तरीके से पॉजिटिव हो सकता है। इसलिए अगर एक सिंपल सी बात करें तो मैं एक अंतिम पड़ाव के रूप में सीसेट पर एक कंप्लीट स्ट्रेटजी की ओर आ रहा हूं। कंप्लीट स्ट्रेटजी का मतलब यही है कि बिल्कुल पेपर को कैसे सॉल्व करना है या कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इस पूरे वीडियो में मैं 5 टॉपिकों पर डिस्कशन करूंगा। ये टॉपिक उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो लोग इस बार यूपीएससी का एग्जाम, यूपीपीसीएस का एग्जाम, एमपीपीएससी का एग्जाम या कभी भी एमपीएससी का एग्जाम या उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम या हरियाणा पीसीएस का एग्जाम देंगे, उन सभी विद्यार्थियों के लिए हम कह सकते हैं कि ये वीडियो, आज का वीडियो हम बना रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 बिंदुओं पर। सबसे पहला हमारा बिंदु होगा कि यूपीएससी में जब हम सीसेट का पेपर सॉल्व करते हैं उस समय हम सबसे पहले क्या सॉल्व करें, सबसे बाद में क्या करें, एक सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट होगा सीक्वेंस पर। उसके पहले कुछ विद्यार्थियों ने शायद हमारे कोर्स को जो अनअकैडमी प्लस पर आने वाला है उसे सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है वो अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि अभी भी कोर्स कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मंडे या ट्यूसडे से स्टार्ट होगा। तो जिन लोगों को ने अभी तक नहीं किया है और जो करना चाहते हैं वो अनअकैडमी प्लस में जाकर मधुकर कोटवे रिफर कोड जरूर डालिएगा ताकि एक 10% का डिस्काउंट तो आपको मिल ही जाए। और कंटिन्यू डालिएगा बिना किसी गैप के, बिना किसी स्पेस के, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट तो मिल ही जाए। लेकिन साथ ही साथ आप इस कोर्स में लगभग 50 से ज्यादा फैकल्टियों के कोर्स भी उसी फीस में प्राप्त कर लेंगे। फिर वो करंट अफेयर से लेकर बाकी बातें भी हो सकती हैं। सिंपल सी बात अगर हम कहें तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए हम अपनी बातों पर आ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है यूपीएससी के पेपर में जब सीसेट का पेपर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हम किस सीक्वेंस में पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं। तो याद रखिएगा कि हमारे पास 3 सेगमेंट है, रीजनिंग, मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहला टारगेट होगा हमारा रीजनिंग का। जब भी आप पेपर को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे आप पेपर पलट रहे हैं तो आप कॉम्प्रिहेंशन को स्किप कर दीजिए, बाकी हर क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए। जहां मैथमेटिक्स लगा वहां गोला लगा दीजिएगा, उसे पूरा मत पढ़िए, फिर अगले सवाल पर आइए। और रीजनिंग के क्वेश्चनों को हमेशा आप सबसे पहले ट्राई करेंगे। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो इसे आप 30 मिनट का टाइम देंगे और रीजनिंग के क्वेश्चंस को 30 मिनट में जितने हो जाए, जरूरी नहीं कि सभी हो, जितने हो जाए 30 मिनट्स के बाद आप इसे स्टॉप कर देंगे। सेकंड पॉइंट हमारा होगा जो कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। सेकंड, हम कभी भी सबसे पहले रीजनिंग के बाद अगर हम सॉल्व करेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन को हम 30 मिनट का टाइम देंगे और 30 मिनट में जितने कॉम्प्रिहेंशन हो जाए उन्हीं को सॉल्व करिएगा। बाकी किसी भी प्रकार की बातों पर ध्यान नहीं देंगे। यह मत सोचेगा कि कंप्लीट कर ही लेते, एक कॉम्प्रिहेंशन बच गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कॉम्प्रिहेंशन पर रुक गए और रीजनिंग और मैथ सिंपल था, हम रीजनिंग पर रुक गए, मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन सिंपल था। हमें तीनों सेगमेंट को कवर करना है, इसलिए 30 मिनट का टाइम हम कॉम्प्रिहेंशंस को देंगे।
थर्ड पार्ट हमारा होगा मैथ्स। मैथ्स को अब हम 30 मिनट्स देंगे, और जब रीजनिंग आपने पढ़ा था उस समय गोले लगाकर रख दिए होंगे, या जो क्वेश्चन अब बच गए होंगे उन्हें आप मैथ्स के क्वेश्चन मानते हुए सॉल्व करेंगे। 30 मिनट्स का टाइम आप इसे भी देंगे, बिल्कुल टाइम की लिमिट को ब्रेक नहीं करना है। 30 मिनट्स में रीजनिंग, 30 मिनट्स में कॉम्प्रिहेंशन, 30 मिनट्स में मैथ्स। चौथा सेगमेंट मैं कहूंगा कि अगर डाटा इंटरप्रिटेशन या और कोई सेगमेंट मिल रहे हैं तो 10 मिनट का टाइम आप दे दीजिए। 2 घंटे का पेपर है, 100 मिनट बीत चुके हैं, 20 मिनट का समय बचा है। इस 20 मिनट में आपको अगर कॉम्प्रिहेंशन इजी लगा था और उसके क्वेश्चन बच गए होंगे, कॉम्प्रिहेंशन कर लीजिए। रीजनिंग इजी लगा था, रीजनिंग के क्वेश्चन बच गए थे, रीजनिंग कर लीजिए। या मैथ्स इजी लगा होगा तो मैथ्स के क्वेश्चन करके उस 20 मिनट्स में पेपर को कंप्लीट कर दीजिए। तो मेरा जो पहला पॉइंट है सीसेट में कि पेपर में जब भी हम सॉल्व करेंगे सीसेट के पेपर को, तो सबसे पहले हमारा फोकस होगा रीजनिंग पर, फिर हम कॉम्प्रिहेंशन पर बात करेंगे, फिर हम मैथ्स की बात करेंगे, और चौथा और आखिरी डाटा इंटरप्रिटेशन अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो हमारा पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। ये हमारी स्ट्रेटजी है एग्जाम हॉल में सीसेट के पेपर को सॉल्व करने की। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ताकि हम अपने आप को एक सिक्योर जोन में लेकर आ जाए। शायद इसके बारे में मैंने इसके पहले भी बताया होगा, लेकिन मैं फिर से कंप्लीट एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि कितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे ताकि हमारे लिए क्वालिफाइंग होना एक प्रॉब्लम ना होकर एक सिंपल थिंग हो जाए, एक समस्या ना होकर बिल्कुल एक सरलतम बात हो जाए कि हम बिल्कुल इजीली सीसेट के पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं रिपीट कर दूं कि 80 क्वेश्चन का अगर पेपर है तो हमें 33% मतलब 27 क्वेश्चन सही करने हैं। 27 क्वेश्चन का मतलब माइनस मार्किंग के साथ। अब जिन लोगों के माइंडसेट में 27 क्वेश्चन है, जैसे मैं एक रिपीट कर दूं बात और कि एमपी वालों ने इस बार शायद 100 क्वेश्चनों का टारगेट रखा है, तो 100 क्वेश्चन का मतलब 33% हो जाएगा, 33 क्वेश्चन। लेकिन वहां पर आप फिर भी एक बार उनके इंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा कि उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन में चेंजेस ना किए हो। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो 80 क्वेश्चन 33% मतलब 27 क्वेश्चन हमें किसी भी हालत में सही करने हैं। जिन लोगों के माइंडसेट में 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का है वो केवल फेल होने के लिए एग्जाम में बैठ रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि इस साल एग्जाम ना देकर अगले साल का ट्राई करिएगा। 27 क्वेश्चन का टारगेट दिमाग से निकाल दीजिएगा। अगर आप 27 क्वेश्चन को पार करना चाहते हैं और मान लीजिए कि आपके माइंडसेट में कि आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो मेरे हिसाब से ये पास होने की 50% पॉसिबिलिटी को लेकर आएगा। ये 50% पास होने की पॉसिबिलिटी को रिपीट करता है। अगर आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो 50% की पॉसिबिलिटी है पास होने की। कैसे? मान लेते हैं कि 40 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन के ऑब्वियसली गलत होंगे, इतना तनाव का समय होता है। तो मान लेते हैं कि मैथ्स में 2 से 3 क्वेश्चन, रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चन और कॉम्प्रिहेंशन में अगर 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो गए, अगर 10 क्वेश्चनों की गलती हम पकड़ लेते हैं तो 10 क्वेश्चन 40 में से तो 10 पहले रिमूव कर दीजिए, और 10 क्वेश्चन के माइनस मार्किंग का मतलब 1/3, तो 3 क्वेश्चन और हटा दीजिए। 33 क्वेश्चंस हम कहेंगे कि 33 माइनस कर दीजिए, तो 27 क्वेश्चन हमारे हाथ में आ रहे हैं। अब यहां अगर कोई एक हाथ आगे पीछे हुआ तो फिर वही स्थिति होगी कि कंफ्यूजन रहेगा कि हो भी सकता है और नहीं भी, और इस कश्मकश में मेंस की तैयारी नहीं होती है। तो मेरा सजेशन है कि आप लोग जब भी ट्राई करें तो 40 क्वेश्चन अपने दिमाग से निकाल दीजिए। 30 क्वेश्चन वाला विद्यार्थी तो गारंटेड फेल होने की तैयारी में है, तो 40 पर मैं श्योरिटी नहीं लेता हूं, मैं मानता हूं कि 50% की पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर आप लोग 50 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलते हैं, आप लोगों का टारगेट मान लीजिए 50 क्वेश्चन का है कि हम 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो मेरे हिसाब से ये 75% की पॉसिबिलिटी है, आपकी 75% श्योरिटी है कि आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जिसमें गलतियां हुई होगी वो भी ज्यादा हुई होगी। मान लेते हैं कि इस बार 30% गलती हुई होगी, 15 क्वेश्चन गलत हुए होंगे। अगर 15 क्वेश्चन गलत हुए तो हमारे हाथ में 35 आए होंगे, माइनस मार्किंग का 1/3, 5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कट गए, फाइनली हमारे हाथ में 30 क्वेश्चंस है। अब अगर एक हाथ 2 गलत हो जाए तो कोई इश्यू नहीं होगा, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो फिर प्रॉब्लम बढ़ सकता है। फिर भी
50 क्वेश्चन को मैं एक सेफ जोन मानता हूं। जिन लोगों का बहुत वीक सेगमेंट होते हैं मैथ्स, कॉम्प्रेhension, रीजनिंग, उन लोगों को मैं कहूंगा कि 50 का टारगेट अपने दिमाग में फिक्स रखना है। 50 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन मैं रिपीट कर दूं, 50 क्वेश्चन वही स्टूडेंट अटेम्प्ट करेगा जो एटलीस्ट रीजनिंग, कॉम्प्रेhension इन दोनों को बहुत ज्यादा पढ़ चुका होगा, बहुत बढ़िया से पढ़ चुका होगा। मैथ्स थोड़ा बहुत भी पढ़ा तो चल जाएगा, लेकिन 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट तभी होंगे जब आपने हर एक पार्ट को पढ़ा होगा और स्पेशली 2 पार्ट पर आपने बहुत मेहनत की होगी। मेरे हिसाब से सबसे सेफ जोन जो होता है वो है 60 क्वेश्चंस का। मेरे हिसाब से सबसे सेफ जोन जो है वो है 60 क्वेश्चन का, जहां मैं ये मानता हूं कि 100% श्योरिटी होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं तो ऑब्वियसली मैं ये भी कह सकता हूं कि गलतियां भी ज्यादा होगी। हमने मान लिया कि 1/3 पेपर हमारा गलत था, तो 60 में से अगर 20 क्वेश्चन 1/3 गलत थे तो 40 हमारे पास थे। माइनस मार्किंग का 1/3 मतलब 7 क्वेश्चन और हट गए। हमारे पास ओवरऑल 33 क्वेश्चंस है। अब इसका 27 नहीं हो सकता है, 30 तक चला जाएगा, पर यह सबसे सेफ जोन है। 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट अगर करने हैं तो इसका केवल एक ही तरीका है, जब रीजनिंग, मैथ्स, कॉम्प्रेhension तीनों अच्छी पकड़ में हो। अच्छे का मतलब है औसत से थोड़ा बेहतर हो, तभी हम 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर मेरा सजेशन है कि एक ओवरऑल आइडिया लेके एग्जाम नजदीक है, टाइम कम है, तो 50 to 60 का टारगेट दिमाग में फिक्स कर दीजिए कि हमें 50 to 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ताकि हम अपने सीसेट के पेपर में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन, किसी भी प्रकार का संशय अपने दिमाग में न रखे कि क्वालिफाइंग होगा या नहीं होगा। तो पहला पॉइंट सीक्वेंस बताना था, दूसरा पॉइंट कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि हम अपने आप को सेफ जोन में रख सके। तीसरे पॉइंट पर आ रहा हूं मैं। तीसरे पॉइंट में मैं कोशिश करूंगा मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम स्ट्रेटजी, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम मार्क्स स्ट्रेटजी, कि कम से कम पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा फोकस्ड हो जाए, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ जाए। तो मैं कुछ ऐसे टॉपिक आपके सामने रख रहा हूं जो आपकी हेल्प करेंगे कि इन टॉपिकों को कवर कर लीजिए, आपको सीसेट के पेपर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो रीजनिंग में मैं जो ये 5 टॉपिक बता रहा हूं इसे आप कवर करेंगे ही। पहला टॉपिक जो रीजनिंग का हमें कवर करना है वो है पजल टेस्ट, क्योंकि इससे 12 से 13 क्वेश्चन पिछले 3-4 वर्षों में आ रहे हैं, इसलिए पजल को आप स्किप नहीं करेंगे। रीजनिंग का मतलब पजल करके ही जाना है। सेकंड मैं कहूंगा कि सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चनों का वेटेज है, लेकिन पजल पढ़ लिया तो सीटिंग अरेंजमेंट लगभग उसके जैसा ही है। थर्ड मैं कहूंगा कि ब्लड रिलेशन, या ब्लड रिलेशन से ज्यादा बेटर मैं कह सकता हूं फैमिली पजल, क्योंकि फैमिली पजल पर हमारे सवाल आते हैं इसमें कि ABCDE, अब किसी फैमिली के 6 मेंबर हैं, अलग अलग प्रोफेशन है, रिलेशन बताए जाएंगे। तो ब्लड रिलेशन, फैमिली पजल, खास करके फैमिली पजल। चौथा मैं कहूंगा अरिथमेटिक रीजनिंग। अरिथमेटिक रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो अरिथमेटिक रीजनिंग से हमारा एग्जामिनर लगभग 5 से 7 क्वेश्चन पूछता है। तो 5 से 7 क्वेश्चनों के लिए हम अरिथमेटिक रीजनिंग करेंगे, जिसमें मैथमेटिकल जैसे सवाल रीजनिंग के ट्विस्ट के साथ होते हैं। इस सेगमेंट को कोई भी व्यक्ति इग्नोर नहीं करेगा। और 5वां लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब मैं कहूंगा स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, सिलोजिज्म। इन टॉपिकों को आप इग्नोर नहीं करेंगे। इन टॉपिकों को सभी को कवर करना है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो केवल 5 टॉपिकों में ही 20 सवाल रीजनिंग की गारंटी लेंगे। इसलिए आप सभी लोग अगर मिनिमम एफर्ट करना चाहते हैं तो इन 5 टॉपिकों को कवर करेंगे रीजनिंग में। मैथ्स में भी मैं ऐसी बात बता दूं कि मैथ्स में ऐसे मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम मार्क्स स्ट्रेटजी में कौन से 5 टॉपिकों को हम कवर करें। तो सबसे पहले मैथ्स में अगर आपको कवर करना है तो सबसे पहले आप कवर करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम से 2017 और 18 में
8 से 9 सवाल आए हैं। 4 से 5 सवालों का ये टॉपिक जरूर है, तो 4 से 5 सवालों के लिए नंबर सिस्टम को पढ़ना है। कंप्लीटली ट्रिकी टॉपिक है, बहुत सिंपल छोटे छोटे सवाल इसमें बनते हैं। कई बार छोटी छोटी बातों से हम अपने आंसर को डिफाइन कर सकते हैं, पर नंबर सिस्टम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंट रियल लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक तो है ही, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चनों का वेटेज इस टॉपिक का भी सी सेट में है। थर्ड टॉपिक अगर मैं कहूं तो टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, इन टॉपिकों को जरूर करिएगा क्योंकि ये हमारे लिए 6 से 7 क्वेश्चन का वेटेज होता है। तो नंबर सिस्टम, परसेंट, टाइम एंड डिस्टेंस। चौथा हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 2018 में इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चनों का ये भी वेटेज है। और लास्ट में अगर आप इसमें कुछ करना चाहे तो इसमें आप आखिरी में देख सकते हैं एवरेज के क्वेश्चन, एवरेज के प्रश्न, औसत के प्रश्न, 2 से 3 क्वेश्चनों का ये भी वेटेज रखता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो मैथ्स अगर आपने नहीं किया है, केवल ये 5 टॉपिकों को भी आपने अगर बेहतर कर दिया तो यकीन मानिए कि आपको जितना मैथ्स चाहिए था उतना आपने फुलफिल कर लिया है। तो मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम मार्क्स स्ट्रेटजी में रीजनिंग के वो 5 टॉपिक, मैथ्स के ये 5 टॉपिक आप जरूर करेंगे। और कॉम्प्रेंशन में प्रीवियस ईयर के 2011 से 2018 तक के आप कॉम्प्रेंशन हल करिए। अगर उन्हीं को 2 से 3 बार ट्राई कर लिया तो आपको यूपीएससी का एक मेंटल लेवल, यूपीएससी के आंसर देने का रीजन और यूपीएससी से जुड़ी हुई सारी बातें जो कॉम्प्रेंशन में थी वो समझ में आ जाएगी। तो बहुत कम प्रैक्टिस में ही आप कॉम्प्रेंशन के क्वेश्चंस को भी बेस्ट कर पाएंगे। ये हमारा तीसरा पॉइंट है, मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम मार्क्स स्ट्रेटजी। पहला पॉइंट हमने आपके सामने रखा कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमने रखा है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ताकि एक श्योरिटी आ जाए कि कैसे सॉल्व करा जाए, कैसे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि सिलेक्शन हो जाए। तीसरा पॉइंट हमने बताया कि कौन से ऐसे टॉपिक है जिन्हें कवर कर लेने पर हमारा जो मैक्सिमम मार्क्स स्ट्रेटजी वाला पॉइंट है वो आप आसानी से ऑब्टेन कर लेंगे। चौथा पॉइंट कि अगर किन्हीं भी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग के, तो आप किन बातों पर फोकस करेंगे। इसको मैंने अलग से एक वीडियो में समझाया था कि मैथ्स कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो मैं सिंपल सी बात बताऊं कि सबसे पहले आप ट्राई करिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में बाय ऑप्शन। चौथा पॉइंट कि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के तरीके क्या हो, मेथड्स क्या हो, तो पहले बाय ऑप्शन ट्राई करने की कोशिश करिए। अगर उत्तर आ जाए तो सबसे बढ़िया, बाय ऑप्शन से ना आंसर आ रहा हो तो बाय एक्सपेरिमेंट, कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट छोटे छोटे नंबरों पर करके देखो और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजों को सेटिस्फाई करके देखो। जैसे परसेंट का सवाल है तो 100 मानकर उत्तर निकालने की कोशिश करो। जैसे कोई एवरेज का सवाल आ रहा है कि जहां 25-30 नंबरों का एवरेज पूछा है लगातार, आपको नहीं छोटे नंबरों का एवरेज निकाल कर देख लो, एक्सपेरिमेंट करके देखो, शायद एक्सपेरिमेंट छोटे छोटे करने से आंसर आ जाते हैं। तीसरा बाय ट्रिक्स, कुछ सवालों की ट्रिक्स याद कर लो। जैसे मैंने आपको बताया था कि कितने लोग हाथ मिलाते हैं या कितने हाथ मिलाने की संख्या होगी तो n(n-1/2) सीधा आंसर निकल आता है। बहुत सिंपल सी बात अगर मैं आपके सामने रखूं कि जब भी आपके सामने इस टाइप के सवाल आएंगे तो इतनी सी बात याद रखना कि बाय ट्रिक्स भी एक बढ़िया तरीका होता है। 40-50 ट्रिक्स याद नहीं रखी, कोई 10-12 ट्रिक्स भी अगर आप याद कर ले तो बहुत आप लोगों को आसानी होगी। चौथा जो मैं बात करता होगा फाइनली कि बाय मेथड, जो भी एक्स का मेथड होता है अगर आप उससे हल कर सकते हैं तो बाय मेथड कर लीजिए। मुझे तो आंसर पसंद है, यकीन मानिए मैं एग्जाम में केवल इस बात पर फोकस करता हूं कि सही आंसर कैसे आएगा, फिर वो ऑप्शन से आ जाए, एक्सपेरिमेंट से आ जाए, ट्रिक से आ जाए, मेथड से आ जाए, मुझे मेथड से कोई मतलब नहीं है क्योंकि कोई आपसे मेथड पूछने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि उस सवाल का जवाब सही क्या होगा। इसलिए चौथा मेरा जो पॉइंट था कि आप जब भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करें इन तरीकों को अपनाने की कोशिश करिए। आखिरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस समय क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि सीसेट के पेपर को हम आसानी से कवर कर सके।
तो एक सिंपल सी बात मैं कहूं तो इस समय सबसे बेहतर आप लोगों के लिए होगा, इस समय सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए होगा कि एटलीस्ट 1 आवर आप प्रीवियस ईयर के पेपरों को उठाइए। अगर प्रीवियस ईयर के पेपर आप 1 आवर खास करके सीसेट के सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जामिनर का माइंडसेट समझ में आएगा। लेकिन सॉल्व तभी करना जब आपने वो टॉपिक कवर किया होगा। और बहुत जल्द ही मार्केट में मैं एक ऐसी बुक दे रहा हूं जो चैप्टर वाइज सीसेट के पेपरों को सॉल्व करके दिखा देगी, जिसमें चैप्टर सॉल्व करने के बाद उस चैप्टर से आज तक जितने सवाल यूपीएससी ने पूछे हैं आईएएस के पेपर में वो आपको जल्द ही मिल जाएंगे। दूसरा, अगर आप चाहे तो 1 आवर की अपनी कंसेप्ट मजबूत करने पर ध्यान देंगे तो 1 आवर आप अपनी ट्रिक्स बनाइए, जो आप बुक पढ़ रहे होंगे उसको कवर करते चलिए, जो मैंने पढ़ाया होगा उसकी ट्रिक्स को याद करिए, उसकी थ्योरी को याद करिए, उसके कंसेप्ट को याद करिए। 1 आवर कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। बस ये 2 चीजें आप यहां से डेली शुरू कर दीजिए। 1 आवर की प्रैक्टिस केवल पुराने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की, और 1 आवर हमारा कंसेप्ट होगा। डेली हमें यहां से 2 आवर देना ही होगा। मतलब 2 आवर के बगैर हम इस पेपर को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। अगर एक सिंपल सी बात मैं कहूं तो 1 आवर हमारा प्रीवियस ईयर पेपर होगा और 1 आवर हमारा कंसेप्ट बिल्डिंग होगा। तो ओवरऑल 2 घंटे की यहां से तैयारी आपको सीसेट की करनी ही है। जिन लोगों ने पिछले 2 सालों में लगातार, कई जैसे स्टूडेंट के अब मेरे पास कॉल आए हैं कि सर मैंने पिछली बार भी फेल हुआ था लेकिन इस बार मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, अब मुझे डर लग रहा है। मैं सजेस्ट कर दूं कि अभी भी अगर आपने तैयारी नहीं की है, मैं दबावपूर्ण तरीके से कह रहा हूं, एक आखिरी चांस है। हम लाइव सेशन ले रहे हैं अनअकैडमी प्लस पर। यह कोई मार्केटिंग का मत सोचिएगा, क्योंकि यह आपका ईयर है, यह ईयर बर्बाद ना हो पाए, इसलिए प्लीज जिन लोगों ने अभी तक कोर्स नहीं किया है, यह आखिरी चांस है, इस कोर्स को कर लीजिए। और जिन लोगों को लगता है कि वो लाइव नहीं कर सकते, वो examkar.com से भी कोर्स ले सकते हैं। लेकिन इस बार अटेम्प्ट करने से पहले सीसेट में थोड़ी भी वीकनेस मत रखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से पेपर का लेवल बढ़ रहा है 2014 के बाद, आप देखेंगे कि पेपर का लेवल लगातार टिपिकल हो रहा है। तो मैं रिपीट कर दूं कि आप लोग, जिन लोगों ने तैयारी नहीं की है, थोड़ा भी माइंडसेट में अगर हल्का रख रहे हैं और आपको यह अटेम्प्ट बचाना है, तो प्लीज 3-4 साल की तैयारी के बाद या 3-4 बार फेल होने के बाद तैयारी करने से ज्यादा बेटर है कि शुरुआत में तैयारी करके कॉन्फिडेंस हो जाए। अभी भी इतना टाइम है कि तुम एक बार की तैयारी में ही अपने आप को सीसेट में 100% श्योर क्वालिफाई समझ सकते हो। जिन लोगों के बाकी स्टेट के एग्जाम भी हैं, वे लोग भी इस सेशन को ले सकते हैं, वे लोग भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। दोनों विकल्प है। लाइव सेशन चाहिए तो लाइव भी है आपके पास, अगर आपको रिकॉर्डेड सेशन चाहिए तो रिकॉर्डेड सेशन भी है। आपके पास सारे तरीके मैंने रख दिए हैं, पर सीसेट के पेपर को इस बार इग्नोर नहीं करेंगे। और बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, इस बार की तैयारी आखिरी तैयारी है और इस बार हम इस एग्जाम को क्वालिफाई करके रहेंगे। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रखिए और पॉजिटिव रहिए। हर दिन एटलीस्ट 2 मिनट अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए और अच्छा सोचिए कि आप कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं और आप बेहतर करेंगे। आपकी ही जरूरत है, आपसे ही हो सकता है, आपके अलावा कोई है नहीं जो इस एग्जाम को निकाल पाएगा। और पॉजिटिव जितना रह सकते उतना रहिए, निगेटिव लोगों से कम कांटेक्ट रखिए। मैं कहूंगा कि मोबाइल का आप न्यूनतम उपयोग करिए केवल तब जब आपको कोई वीडियो देखना हो, कोई क्लास करनी हो, कोई इंपॉर्टेंट सर्च करना हो। इसके अलावा किन्हीं भी अन्य सोशल साइट्स का उपयोग न्यूनतम कर लीजिए, न्यूनतम। इसी के साथ हम अगली मुलाकात करेंगे करंट अफेयर के सेशन के साथ। आप सभी लोग पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी होली।